इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कैसे हम एक सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं, भले ही वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रही थी। आज मैं दोबारा एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, बट यहाँ हम उस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर दो एक्चुअली प्रोजेक्ट रखेंगे, सी शार्प के प्रोजेक्ट रखेंगे, जिसमें से एक होगा डॉट नेट फ्रेमवर्क का और एक होगा डॉट नेट कोर का। तो मैं आपको सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज उनका डिफरेंस समझाऊंगा, साथ साथ क्या थियोरेटिकल डिफरेंसेस हैं, एक बिगनर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस, वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो तो यहाँ इस बार दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लास्ट की तरह, लेकिन दिस टाइम अगर आप यहाँ जाके देखो तो जैसे आपको कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, सो दिस टाइम इट मे बी हैविंग सम डिफरेंसेस। तो अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग कमांड लाइन एप्लीकेशन दैट कैन रन ऑन डॉट नेट कोर। सो सबसे पहला बेनिफिट क्या है डॉट नेट कोर का, कि ये डॉट नेट कोर में बनने वाली एप्लीकेशंस जो होती हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं। दे कैन बी एग्जीक्यूट ऑन विंडोज एज एन EXE, और हम या फिर उनके एग्जीक्यूटेबल्स बना सकते हैं फॉर लिनक्स और मैक ऑल्सो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं इसी को यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन देखूं तो आज मुझे एक प्रोजेक्ट और मिल रहा है कंसोल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है कंसोल एप्लीकेशन, बट दिस टाइम यहाँ मेंशन किया गया डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में, अबाउट लाइक अपार्ट फ्रॉम देयर अदर फिजिबिलिटीज, सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि डॉट नेट कोर में बनने वाली एप्लीकेशंस क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं। और अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क की आप बात करते हो तो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी एक विंडोज एप्लीकेशन बनाएगा, बट दिस टाइम देयर इज नो लिनक्स और देयर इज नो मैक ओएस सपोर्ट। सो दोनों में डिफरेंस मेन क्या है कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, दूसरी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। अब चलते हैं इनके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कि क्या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक ब्लैंक सॉल्यूशन प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो एक ब्लैंक सॉल्यूशन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सॉल्यूशन कैसे काम करता है और सॉल्यूशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बनाने के। तो सबसे पहले अगर आप एक नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हो सकता है आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना लो, इट्स योर चॉइस, और यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक सॉल्यूशन फर्स्ट। सो सपोज जैसे मैं करता हूँ कि अगर सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सबसे पहले उसका एक सॉल्यूशन नेम देते हैं, लाइक नितिन पंडित ट्यूटोरियल्स। नाउ ये मेरा सॉल्यूशन नेम हो गया। अब इस सॉल्यूशन नेम में मुझे दो प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। सॉल्यूशन जाके कहाँ सेव होगा, इस लोकेशन पे। जब भी कोई सॉल्यूशन क्रिएट होता है तो वो अपना एक सेपरेट फोल्डर बनाता है, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसके अंदर बनने वाले प्रोजेक्ट्स को सेम फोल्डर में रखना चाहते हो या उनके लिए सेपरेट कैटेगराइजेशन करना चाहते हो एक इंडिविजुअल फोल्डर का। इट्स ऑल योर चॉइस बडी। So once you create or once you allow any name, so once I create it, now what I wanted to show you, there is no project at all। अगर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो, जो कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एक टैब होता है जहां आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो देयर इज नो प्रोजेक्ट एट ऑल। सो इफ आई गो एंड ओपन दिस इनटू फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ आपको मैं एक नया फोल्डर दिखाता हूँ जिस फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम फाइल के अंदर एक फाइल क्रिएट हुई जिसका नाम है .sln फाइल। और अगर इसको हम फाइल का हम टाइप डिफाइन करते हैं तो यहाँ अगर आपको टूल टिप में नीचे दिखाई दे रहा हो तो ये कैसी फाइल है, विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन फाइल। द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारी मेमोरीज कंटेन करता है कि इस पूरे सॉल्यूशन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट की क्या प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को वो मेंटेन करने के लिए हमारे पास काम करता है। आप कह सकते हो इट्स लाइक अ रिबन दैट कैन बंडल मल्टीपल एंटिटीज टुगेदर। और आप बोल सकते हो, अगर जनरली हिंदी जनरल टर्म में बात करते हो, कि एक रस्सी की तरह बिहेव करता है जो मल्टीपल स्टिक्स को ऑल टुगेदर बाइंड कर सकता है। तो सॉल्यूशन हमें हेल्प करता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ अलाइन करने में, उन पे एक साथ काम करने में। सो अगर आप कभी भी इनकेस अगर आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है और आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ ओपन करने, तो दो ऑप्शन है, आप या तो एक एक करके सबको ओपन करो या फिर डायरेक्टली आप इस SLN फाइल पर डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगा। नाउ एक चैलेंज देखना, हुआ क्या कि जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था विजुअल स्टूडियो 2022 में, लेकिन इसने ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्ट जो रन किया है, ये जो ओपन किया है, ये ओपन किया है विजुअल स्टूडियो 2019 में, बिकॉज मेरे सिस्टम पे दोनों वर्जन्स इंस्टॉल हैं। तो इस केस में आपको क्या ध्यान से देखना है कि अगर आपने कोई हायर पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो .NET के प्रीवियस वर्जन्स पे नहीं चलते, तो इस केस में ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ डबल क्लिकिंग डायरेक्टली आप राइट क्लिक करें एंड यहाँ ओपन विद में जाएं और आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस में आपको सिलेक्ट करना है। दिस टाइम मैं इसको ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2022 में। बेनिफिट क्या है
कि बेनिफिट ये है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे सी शार्प सपोज 10, 11, 12, 13 जो भी फ्यूचर में वर्जन आए उसके कोई कंपैटिबल कोड लिख रखा है जो प्रीवियस में नहीं चलेगा, तो अगर इन केस ये प्रीवियस वर्जन में ओपन होता है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो मुझे कंपाइल टाइम एरर देनी शुरू कर देगा। सो उससे बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि इसकी वर्जन कंपैटिबिलिटी हो। तो उस केस के लिए आप इसे जाके डायरेक्ट ऐसे ओपन कर सकते हो। इसने इसको 22 में क्यों ओपन नहीं किया, क्योंकि अभी ये एक नॉर्मल एसएलएन फाइल है, इसका अंदर कोई प्रोजेक्ट कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। इन फ्यूचर जब आप इसको प्रोजेक्ट बनाओगे और प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो मे बी इट विल ओपन अगेन इनटू डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो 2022। तो अब सबसे पहले अगर मुझे देखना है कि मैं इसमें दो प्रोजेक्ट कैसे ऐड करूंगा, सबसे पहले राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। सो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। दिस टाइम हमने एक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया डायरेक्टली, हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। ऑल योर चॉइस। पहला प्रोजेक्ट अगेन मैं बना रहा हूं कंसोल एप्लीकेशन का बट विद .NET कोर कैपेबिलिटी। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट सपोज, और मैं यहां क्या बोलने वाला हूं, मैं इसको बोलने वाला हूं कंसोल, सॉरी लेट मी गो बैक, कंसोल ऐप .NET कोर, एंड मैं इसके बीच में डॉट लगा देता हूं। व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई विल टेल यू लेटर। सो ये कहां क्रिएट होगा, उस लोकेशन में, उस प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर। नेक्स्ट फ्रेमवर्क मैं सिलेक्ट करने वाला हूं, ऑल्दो इट्स आउट ऑफ सपोर्ट बट देयर इज नो इशू, अभी आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो मैं यूज करने जा रहा हूं .NET 5 फ्रेमवर्क। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे मिनिमल कोड नहीं दिखाना है, आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाना है ताकि आप उससे बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करना सीख सको। तो अब मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है कंसोल एप्लीकेशन .NET कोर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है डॉट लगाने का, वो आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा नेम स्पेसेस। अभी आपको उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं। बट अगर आपने गौर किया हो लास्ट प्रोग्राम से और इस बार लास्ट प्रोजेक्ट में जो आपने .NET 6 में बनाया था, वहां सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो पूरा प्रोजेक्ट का तरीका अलग है। यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं लाइक हैश इंक्लूड इन सी और यूजिंग इन जावा समथिंग लाइक दैट। यहाँ नेम स्पेसेस हैं, व्हाट दे डू, यहाँ क्लासेस हैं, यहाँ क्लासेस के नाम है, ये सब क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं, वॉइड मेन फंक्शन है। हम इनको लेटर ऑन समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मैं इस फाइल को बंद करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट फिर से क्रिएट करता हूँ। तो दिस टाइम अगेन आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। दिस टाइम आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कंसोल एप्लीकेशन बट फ्रॉम .NET फ्रेमवर्क। सो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हम बहुत बार काम करते रहते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क FX ओनली। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज, एंड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो .NET फ्रेमवर्क का जो हायर लास्ट वर्जन था वो सिर्फ और सिर्फ 4.7 तक था। अगर आप चाहो तो उसे .NET 4 के 8 में या फर्दर अदर वर्जन्स में उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद इंडिविजुअल वर्जन कोई नहीं आया। .NET 5 में सब कॉमन हो गए थे क्रिएट। तो अब अगर आप यहां देखो तो अब आपके पास क्या है, एक और नया प्रोजेक्ट है। हालांकि दिखने में दोनों की program.cs फाइल एक जैसी सी ही है, थोड़ा सा डिफरेंस यहां आ गया नेम स्पेस में क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का नाम ही लग दिया, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा नेम स्पेसेस वहां से हट गए, उनके बारे में आगे डिस्कशन जरूर से जरूर करेंगे। बट अगर अभी मैं आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट है मेरा .NET फ्रेमवर्क का, ये प्रोजेक्ट है मेरा .NET कोर का। यहां एक चैलेंज आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, वो क्या है कि अगर आप देख रहे हो इसके अंदर नंबर ऑफ फाइल्स कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा है। दूसरा साथ साथ अगर आप देख रहे हो कि इसका जो इसका फॉन्ट्स हैं वो बोल्ड नहीं है, इसके जो फॉन्ट्स हैं वो बोल्ड है। ये डिफरेंस कुछ नहीं है, कभी इसको दिमाग में मत रखना, क्योंकि ये क्या होता है जब आपके पास सॉल्यूशन एक है और उसके अंदर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और सभी एग्जीक्यूटिबल प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारे सॉल्यूशन को ये बताना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होगा, कौन सा प्रोजेक्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा जब आप ये वाला बटन प्रेस करोगे। इसकी अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कौन सा करना है, लेकिन अभी के लिए अगर मुझे चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसमें इस वाले प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले पे, और उसे करता हूँ सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो अब देखो अब इसका नाम बोल्ड में हो गया। तो इससे डरना नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट का नाम बोल्ड में है तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ सेम है। जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो उनके फाइल स्ट्रक्चर में। दूसरा, आप इस पर क्लिक करो .NET कोर पे तो आपको आपकी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यहीं XML फॉर्मेट में मिल जाती है, जबकि वहीं अगर आप एक .NET फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करते हो तो आपको वो XML फॉर्मेट में नहीं मिलती। चाहो तो आप उसे ओपन कर सकते हो एज एन XML एडिटर या उसकी प्रॉपर्टी चेंज
करने के लिए आपको उस पर राइट क्लिक करना होता है और प्रॉपर्टी टूल की हेल्प लेनी होती है, प्रॉपर्टी टूल बॉक्स की, कि क्या आपको चेंजेस इसमें करने हैं। वहीं अगर आप डॉट नेट कोर में हो तो आप डायरेक्टली XML में चेंजेस करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तरीका तो यही है कि आप इस पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ और चेंज कर लो। और अगर आपको इसको भी XML में ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ इसे अनलोड प्रोजेक्ट, या पहले मैं बोलता हूँ इसको अनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको अनलोड करता हूं, अब उसकी प्रोजेक्ट फाइल को अगर आप चाहो तो उसकी सारी सेटिंग्स जो जो उस प्रोजेक्ट में लिखी हुई थी अनलोड प्रोजेक्ट में, आप उसकी सेटिंग्स को XML फॉर्मेट में देख सकते हो। मैं इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूं। तो अगर आप यहां जाते हो वापस से रीलोड विद द डिपेंडेंसीज, तो उसकी जितनी भी करंट एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसीज है वो सारी वापस रीलोड हो जाएंगी। सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज द सम प्रोजेक्ट लेवल प्रॉपर्टीज अगर देखना है तो। यहाँ दोनों में और डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों में डिफरेंसेस और ये भी हैं कि जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो हमारी सारी असेंबलीज ना इन हाउस असेंबलीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं असेंबलीज, ग्लोबल असेंबलीज, जो जनरली आती है गैक से, ग्लोबल असेंबली कैश से। बट जनरली ASP.NET कोर में हम जब कोई प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ सारी डिपेंडेंसीज हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे न्यूगेट पैकेजेस से, जिसको रन टाइम पे एट द डिप्लॉयमेंट टाइम कभी भी हम रन टाइम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रेफरेंसेस को वो डायरेक्टली साथ साथ लेके चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन किस में बना रहे हो, डॉट नेट कोर में या डॉट नेट फ्रेमवर्क में। अगर आपको C# पढ़ना है ना, सो ट्रस्ट मी दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, भले ही आप डॉट नेट कोर में कर रहे हो या डॉट नेट फ्रेमवर्क में कर रहे हो, ठीक है, दोनों सेम है। बस आपको दोनों के प्रोजेक्ट का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपको डॉट नेट कोर में कुछ यूज़ करना है तो हम यहाँ डिपेंडेंसीज पे जाके राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेज से वो डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, यहाँ ब्राउज पे जाते हैं और जो डिपेंडेंसी मुझे यूज़ करनी है तो उस डिपेंडेंसी को हम मैन्युअली जाके यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे अगर सपोज मुझे कोई फ्यूचर में वेब API कम्युनिकेशन करना है या एंटिटी फ्रेमवर्क कुछ ऐड करना है, समथिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ से जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, HTTP वेब को इंस्टॉल कर सकते हो और जेसन को, मतलब जो भी आपको पैकेजेस यूज़ करने हैं। सिमिलरली ऑल्दो ये पैकेज टेक्निक आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी चलती है, बट यहाँ बहुत सारे ऐसे रेफरेंस होते हैं जिसको हम क्विकली ऐड रेफरेंस से करके भी डायरेक्टली यहाँ से अपनी स्पेसिफिक DLL उठा सकते हैं। और ये सारी DLL कहाँ से आ रही है? मेरे गैक से। अब गैक क्या है डॉट नेट में? ये होता है ग्लोबल असेंबली कैश है। आपको बहुत सारी एग्जिस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। इन फ्यूचर आई वुड क्रिएट वन सेपरेट वीडियो व्हाट इज गैक एंड हाउ इट वर्क्स, GAC ग्लोबल असेंबली कैश, सो हाउ इट वर्क्स। सो जितनी भी असेंबलीज होती हैं, असेंबलीज इज नथिंग बट इट्स अ DLL, एंड न्यूगेट पैकेज में भी वही DLL से ऐड होती हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर आप बात करते हो दोनों के तरीकों में, तो ये दोनों में दोनों के थोड़े तरीकों में डिफरेंस है। तो अब अगर मैं यहाँ आपको क्लिक करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो देखो पहला प्रोजेक्ट जो रन हुआ, ऑल्दो कुछ प्रिंट होगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि कंसोल आएगा और चला जाएगा एट द सेम टाइम, बिकॉज अब क्योंकि यहाँ पे ये आई वुड से ऑटोमेटिक स्टेप्ड है। बट अगर आप यहाँ इसको डिबग करते हो, मैं इसको पहले सेट एज स्टार्टअप करता हूँ और अब रन करता हूँ, तो देखो आया और चला गया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोग्राम सेम है। बस फर्क कितना है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमारा जो विदाउट डिबगिंग मोड था तो वहाँ पे वो आपसे एक की प्रेस करवाने के लिए वेट करता है और ये नहीं करता है। आपको दोनों में मैनुअली ही करना है, तो आप इसमें भी वही स्टेटमेंट लिख सकते हो जैसे हमने राइट के लिए लिखी थी, ऐसे ही लास्ट प्रोग्राम में मैंने लिखा था console.readLine। सो रीड की और लाइन वट एवर यू राइट एंड द सेम कोड विल वर्क। अगर आप इस program.cs में जाते हो तो यहाँ पे भी आपके पास यही सेम काम करेगा, देखो। लेकिन क्या इसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट है? तो उसके लिए मैं डाल देता हूँ console.writeLine लाइक हेलो .NET framework एंड द लास्ट टर्मिनेशन। सो अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, सी इट विल वर्क। एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, इट विल वर्क टू। सो अब दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस दोनों के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आपको समझना है और दोनों का वर्किंग मॉडल कैसे है। एक विंडोज़ के लिए सिर्फ है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो C#, क्योंकि ये C# ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं फिलहाल, तो इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की और ज़रूरत नहीं है कि हाउ द इन्वायरमेंट्स वर्क और डू दैट। सो हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि दोनों C# में स्टेटमेंट आप चाहे कोर में चलाओ या फ्रेमवर्क में चलाओ, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके कोई प्रीवियस विजुअल स्टूडियो या कोई ओल्ड विजुअल स्टूडियो आईडी यूज़ कर रहे हो तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट को या प्रीवियस ओल्ड प्रोजेक्ट्स में भी आप सेम कोड इंप्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हो।
सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और जहां हम देखेंगे C# के नेक्स्ट न्यू फीचर्स। थैंक यू सो मच गाइज।